हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों से आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ द मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो मॉडल ऑर्गेनिज्म एक कुछ नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ होती हैं जिन पे जनरली बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, जैसे आपका जेनेटिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, मॉलिकुलर बायोलॉजी का कोई एक्सपेरिमेंट हो गया, या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कोई एक्सपेरिमेंट हो गया। इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके बायोलॉजिकल फिनोमेनास की नॉलेज निकाली जाती है। तो इन ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म की नीड क्या होती है और रिसर्चर्स किस तरीके से मॉडल ऑर्गेनिज्म को चूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं बेटा कि ये जो है इस लेक्चर सीरीज़ में पार्ट 1 है। इस लेक्चर सीरीज़ पे आपको 2 पार्ट का वीडियो मिलेगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो है ये, इसमें हम मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे, किस तरीके से रिसर्चर्स उनको सिलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में जानेंगे, और मॉडल ऑर्गेनिज्म के नाम जानेंगे कि कौन कौन से मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि किस मॉडल ऑर्गेनिज्म की क्या स्पेशलिटी होती है, किस बेसिस पे उसको चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म जो हैं, मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है जिसमें आपको कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, जिनमें से अगर मैं बात करूँ तो आप प्लांट्स से और आपका फ्रॉग एंड माइस, इनसे काफ़ी हद तक फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिक्स में वो क्या होता है, क्या मतलब होता है मॉडल ऑर्गेनिज्म का। तो व्हाट इज़ द मॉडल ऑर्गेनिज्म, क्या कह रहा है, मॉडल ऑर्गेनिज्म आर commonly considered as a non-human species that are extensively studied in a laboratory in a controlled environment to help scientists to understand a range of biological phenomena। अच्छा बेटा, अगर मैं आप लोगों को, ये तो जस्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं जर्नली आप लोगों से पूछूं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म या फिर एक्सपेरिमेंट या फिर बायोलॉजी जो है वो किस पे बेस्ड है, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी जो भी होती है, या फिर हमारी बॉडी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है, डेवलपमेंटल साइकिल शोज़ करती है, तो उन सब चीज़ों पे बेस्ड होता है। एक तरीके से लाइफ जो है वो इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो ये जो बेटा मॉडल ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये एक तरीके से हमारी मदद करते हैं। किस चीज़ के लिए ये मदद करते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म, हमें ये पहचानने में, ये बताने में ये हमारी मदद करते हैं कि ये जो भी जेनेटिक्स के प्रोसेस, जो भी आपकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, वो किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दीज आर द नॉन ह्यूमन स्पीशीज़। नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ का मतलब क्या है, आपको नाम, मतलब नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ दैट मीन्स कि ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन के अलावा कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। दैट मीन्स कोई रेप्टाइल हो सकता है, वो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो कोई रेप्टाइल हो सकता है बेटा वो, या फिर कोई एम्फीबियन हो सकता है, वो एम्फीबियन हो सकता है, देन आपका प्लांट हो सकता है कोई भी। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कोई भी मॉडल ऑर्गेनिज्म आपका ह्यूमन स्पीसीज़ नहीं होगा। मतलब हम डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन पे अपना बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता चली मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ से कि हमारे जो जितने भी मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, एक्सटेंसिवली स्टडी इन अ लेबोरेटरी, इन पे जितनी भी स्टडी की जाती है वो किस में की जाती है, लेबोरेटरी में की जाती है। आपकी बायोलॉजिकल लैब्स होती हैं, रिसर्च लैब्स होती हैं, जिनका एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, जिनमें बहुत सारे सफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, जिनकी मदद से कोई भी रिसर्चर या साइंटिस्ट किसी भी पर्टिकुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, अपने रिसर्च वर्क को जारी रखता है। ठीक है, अब साइंटिस्ट है या फिर बेटा रिसर्चर है, तो वो उसका किस तरीके का वर्क है, वो अपना उसका जो भी वर्क है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो किसी डिज़ीज़ पे काम कर रहा है। आपकी डिज़ीज़ मल्टीपल टाइप की हो सकती हैं, कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ है, कोई न्यू डिस्कवर्ड डिज़ीज़ है,
ठीक है, या फिर आपकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, कोई न्यू डिस्कवर डिजीज़ है, कोई जेनेटिक डिजीज़ है जिसका क्योर अभी तक पॉसिबल नहीं है, तो साइंटिस्ट अपना रिसर्च का क्राइटेरिया चूज़ करते हैं बेटा, और उस हिसाब से मॉडल ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो नॉन ह्यूमन स्पीसीज़ है मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उस पर स्टडी होती है एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में। वो कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या है, हमारी रिसर्च लैब्स। ठीक, तो अगर मैं एक आपसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बोलूँ तो हमें क्या पता चल रहा है मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में। इट इज़ अ नॉन ह्यूमन स्पीशीज, देन extensively studied, extensively studied, then ये हमें क्या देता है, स्टडी के बाद वी गॉट बायोलॉजिकल डेटा। बायोलॉजिकल डेटा, इस बायोलॉजिकल डेटा से क्या रिवील होता है, बायोलॉजिकल फिनोमिने। बायोलॉजिकल फिनोमिने, दैट मीन्स मॉडल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि हम उन पे स्टडी करके बायोलॉजिकल डेटा निकाल पाएँ और उन बायोलॉजिकल डेटा की एनालिसिस करके बायोलॉजिकल फिनोमिना के बारे में जान पाएँ। ठीक, तो इन अ शॉर्ट मॉडल ऑर्गेनिज्म ऐसी नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ हैं जिन पे हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्टडी करके डेटा निकालते हैं, बायोलॉजिकल डेटा निकालते हैं। देन बायोलॉजिकल डेटा प्रोसेस करने के बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा की एनालिसिस करते हैं, जिससे बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमिना क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है, these model organisms shows striking similarity in their early stage of development. That means despite different adult forms, these organisms share developmental mechanism इनिशियली। दैट मीन्स बेटा, अगर मैं आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, या फिर मे भी हो सकता है कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट भी ये वीडियो देख रहा हो। तो आपको ये पता होगा कि एट द डेवलपमेंटल का जो इनिशियल स्टेज होता है, एट द टाइम ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, जब आपका एम्ब्रियो होता है बेटा, मतलब दैट मीन्स जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन से कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक, आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड देन आफ्टर कुछ इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं डेवलपमेंटल फेज़ की, हम उस पर बात नहीं करेंगे यहाँ पे अभी, वो क्या होती हैं, वो स्ट्राइकिंगली सिमिलर होती हैं। मतलब 95%, या मैं ये बोल दूँ अगर कि 99% तक की वो स्टेज कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं बेटा। इस वजह से इन मॉडल ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं इन्हें चूज़ किया गया है। तो हमें एक पॉइंट बेटा यहाँ पे ये मिला कि मॉडल ऑर्गेनिज्म जितने भी चूज़ किए गए हैं बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में उनकी इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हैं, सेम हैं। इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस सेम होने के बावजूद भी उनका अडल्ट जो बनता है, अडल्ट जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म होता है। हर एक मॉडल ऑर्गेनिज्म का अडल्ट क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि मॉडल ऑर्गेनिज्म, जैसे अगर मैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि भाई हम ह्यूमंस के लिए जेनेटिक डिसीज़ की स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल फिनोमिना जानना चाह रहे हैं, तो किस, रैट तो नहीं है, रैट और ह्यूमन का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक तरीके से अगर मैं बात करूं मैमल्स के केस में, तो ह्यूमन क्या है, आपका मोर कॉम्प्लेक्स मैमेलियन एनिमल है, जबकि रैट क्या है, एक स्मॉलर मैमेलियन एनिमल है, या फिर हम ये कह दें कि एक लोअर मैमेलियन एनिमल है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। ठीक है, लेकिन बेटा इनमें फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी काफ़ी हद तक देखी गई है कि सेम होती है। इस वजह से आपका जो इनिशियल क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो रैट पे या माइस पे क्या किए जाते हैं, ईजिली परफॉर्म किए जाते हैं ह्यूमन डिजीज़ को स्टडी करने के लिए। समझ रहे हैं आप बात ये, कि
कुछ इनिशियली स्टेज में सिमिलैरिटी होने की वजह से, डेवलपमेंट्स के इनिशियली स्टेज में सिमिलैरिटी होने की वजह से कुछ अमाउंट में हमें फिजियोलॉजिकल सिमिलैरिटी मिलती है, जिसकी वजह से इन मॉडल ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो लूप गैप्स हैं बायोलॉजिकल फिनोमिना में, उनको क्या किया जाता है, ईज़िली ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सॉरी। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज है जो मॉडल ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल्स को शो कर रही है। आपका फर्स्ट क्या है यहाँ पे, रैट, माउस, फ्रूट फ्लाई, निमेटोड में आपका सी एलिगन, सी अर्चिन, फ्रॉग, एंड प्लांट्स में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। बेटा आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे जो मॉडल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस स्क्रीन पे, आपको याद रखने हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ के MCQ टाइप ऑफ एग्ज़ाम होता है तो आपसे जनरली पूछा जाता है व्हाट इज़ द मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द प्लांट। तो आपका प्लांट के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ह्यूमंस के केस में मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है, माउस या फिर रैट। जनरली ह्यूमन से रिलेटेड जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो माउस या रैट पे परफॉर्म किया जाता है। आपके जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं बहुत सारे वो फ्रूट फ्लाई पे परफॉर्म किए जाते हैं। और आपने देखा भी होगा लिंकेज का एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। TH मॉर्गन थे साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, इन्होंने फ्रॉग पे किया था। आपके जितने भी डेवलपमेंटल के प्रोसीजर हैं या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके जर्नली एम्फीबियंस पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी है कि ये मॉडल ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इन मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स का आपका एक्सपेरिमेंट जर्नली फ्रूट फ्लाई और सी एलिगेंस पे किया जाता है। ठीक है, आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉग्स पे किए जाते हैं। प्लांट से रिलेटेड अरेबिडोप्सिस थैलियाना, हिबिस्कस भी है आपका एक प्लांट बेटा, इस पे भी किए जाते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट रैट पे, माउस पे, इस तरीके के एक्सपेरिमेंट सब क्लिनिकल ट्रायल्स आपके किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट क्या होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, व्हेन द रिसर्चर्स goal is to understand broad biological principle of development. In this case, the organism is chosen for a study is called model organism. अब रिसर्चर है, सपोज आप अपने आप को ही पर्टिकुलरली इमेजिन करके ये चीज़ आप समझ सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं। आपको पता है कैंसर एक क्या है, कैंसर एक बहुत बड़ा रिसर्च का एरिया है। सपोज़ आप कैंसर पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, आप स्किन कैंसर पे हम फिर पर्टिकुलरली चले जाते हैं कि हम स्किन कैंसर पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, या फिर हम ब्रेस्ट कैंसर पे रिसर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दे आर द मल्टीपल टाइप ऑफ द कैंसर्स। तो जनरली या फिर हम ल्यूकेमिया पे जिस तरीके से रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी बेटा। आपको कुछ ऐसा चाहिए होगा कि जिस पे आप अपना रिसर्च वर्क परफॉर्म कर सकें। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वी कैन नॉट परफॉर्म डायरेक्टली एनी ऑफ देवर एक्सपेरिमेंट ऑन दी ह्यूमंस। हम ह्यूमंस पे अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, मॉडल ऑर्गेनिज्म की। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म की नीड क्यों है, जब रिसर्चर का कोई गोल होता है किसी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को समझने का, तो या फिर डेवलपमेंटल प्रिंसिपल को समझने का, तो इन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को वो चूज़ करता है, और वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, मॉडल ऑर्गेनिज्म। जैसे सपोज़ कोई जेनेटिक्स पे रिसर्च कर रहा है, अगर उसने फ्रूट फ्लाई चूज़ किया है तो दैट मीन्स फ्रूट फ्लाई क्या हो जाएगा उसका, मॉडल ऑर्गेनिज्म। कोई किसी डिजीज़ पे रिसर्च कर रहा है एंड द रिसर्चर वो चूज़ माइस और रैट, तो आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइस और रैट। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट नीड ऑफ द मॉडल ऑर्गेनिज्म की
मॉडल ऑर्गेनिज्म की नीड क्यों है हमें बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक, नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। रिसर्चर सिलेक्ट मॉडल ऑर्गेनिज्म दैट लेंड देमसेल्फ टू स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिसर्चर उसी मॉडल ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जिसकी उसे रिक्वायरमेंट होगी। जिसकी उसे रिक्वायरमेंट होगी का मतलब है, अभी बताया रिसेंटली आपको, कि अगर रिसर्चर डिजीज़ पे वर्क कर रहा है तो उसे उसके अकॉर्डिंग मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा। रिसर्चर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट पे वर्क कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा। अगर रिसर्चर एम्ब्रियोलॉजी के कुछ एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का सोच रहा है तो उसे उस अकॉर्डिंग मॉडल ऑर्गेनिज्म चाहिए होगा। तो दैट मीन्स ये पॉइंट हमें ये कह रहा है कि जो भी अंडर क्वेश्चनड है उसके अकॉर्डिंग रिसर्चर मॉडल ऑर्गेनिज्म को क्या करता है बेटा, चूज़ करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कोट किया है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स वर अर्ली मॉडल्स for observing development of an animal embryo because their large eggs are easy to observe and manipulate, and fertilization and development it occurs outside the mother body। आपके जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स आर दी एम्फीबियंस। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट कि फ्रॉग्स क्या हैं, फ्रॉग्स कैसे हैं, एम्फीबियंस हैं। ठीक है, तो इन फ्रॉग्स को जर्नली चूज़ किया जाता है बेटा एम्ब्रियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए, एम्ब्रियोलॉजी को जानने के लिए, या उसके ये कह लें जो बायोलॉजिकल सीक्रेट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम जर्नली फ्रॉग्स को यूज़ करते हैं। अब फ्रॉग्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है बेटा, कि फ्रॉग जो है उसका एग साइज़ एक तो क्या है, लार्ज है। ठीक है, एग साइज़ लार्ज है। दूसरी चीज़ जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, आउटसाइड दी मदर बॉडी। मदर की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए उसे स्टडी करना क्या है, इजी है। सपोज़ अगर ये जो डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये आउटसाइड दी मदर बॉडी नहीं हो रहा होता तो क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी के यूट्रस के अंदर क्या प्रोसीजर हो रहा है उसको आप बहुत कन्वीनियंटली स्टडी कर पाएँ? ये पॉसिबल नहीं है बेटा। आप मदर के यूट्रस के अंदर डेवलपमेंटल फेज़ में क्या चीज़ें हो रही हैं आप उसको स्टडी कर पाएँ, ये काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है यूट्रस के एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ों पे। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ किया जाता है या ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है जो हमारे सारे क्राइटेरिया को पास कर जाए। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी के डेवलपमेंट के एक्सपेरिमेंट्स को जानने के लिए, उसके बायोलॉजिकल सीक्रेट्स को जानने के लिए फ्रॉग फर्टिलाइजेशन या फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं एनिमल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म होते हैं इन दिस केस। अब आपका यहाँ पे टास्क क्वेश्चन क्या है, आपको ये देखना है खुद से कि एक तो कौन कौन से आपके एनिमल्स हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, देन आप ये देखिए खुद से कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो करते हैं लेकिन क्या वो मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं। जब आप ये चीज़ खुद से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और क्यों उनकी नीड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग मॉडल ऑर्गेनिज्म की मॉडल ऑर्गेनिज्म को किस किस तरीके से या उनका क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा, सबसे पहला क्राइटेरिया है आपका बायोलॉजिकल कंसिडरेशन। ठीक है, क्या कह रहा है बायोलॉजिकल कंसिडरेशन की अगर बात करें, बायोलॉजिकल कंसिडरेशन इज़ द सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म biologically suited to the type of study, important biological consideration for the study of the development, accessibility of the egg and the embryo for the observation and the manipulation। अगेन बेटा वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है कि बायोलॉजिकल कंसिडरेशन इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स कि हमारा ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म हमने चूज़ किया है वो पूरा का पूरा हमारे बायोलॉजिकल क्राइटेरिया को क्या कर पाए, फॉलो कर पाए, या फिर एक तरीके से मैं ये कहूँ कि पास कर जाए। जो बायोलॉजिकल क्राइटेरिया हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए वो उस बायोलॉजिकल क्राइटेरिया को क्या कर जाए बेटा,
पास कर जाए, ठीक है। ताकि जैसे अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एग साइज़ कैसा हो, लार्ज हो, ठीक है। एम्ब्रियो को ऑब्ज़र्व करना आसान हो और ऑब्ज़र्व करने के साथ में अगर उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना है तो वो मैनिपुलेशन करना भी क्या हो, आसान हो। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी बायोलॉजिकल कंसिडरेशन में, कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग जितने भी बायोलॉजिकल क्राइटेरिया हैं वो सारे के सारे क्या कर ले, पास कर ले। कौन पास कर ले, हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक। नेक्स्ट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, दैट इज़ द कॉस्ट स्पेस। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है, सॉरी, कि कॉस्ट, आपकी कॉस्ट कितनी आप दे सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट में, कितना स्पेस रिक्वायरमेंट है, एंड हैंडलिंग में क्या हो, इजी हो, ब्रीडिंग क्या हो उसकी, ऑर्गेनिज्म क्या कर सके, कम टाइम पीरियड में ब्रीड कर पाए, ठीक है। दैट मीन्स बेटा प्रैक्टिकल कंसिडरेशन का मतलब है कि रिसर्चर जब भी अपना प्रैक्टिकल प्लान करते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनका बजट कितना है, ठीक है। हमें हर एक रिसर्चर को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट क्या होता है, असाइन होता है। अगर आपकी सारी चीज़ें उस आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर बजट के अंदर लाई करता है तो हम उसी मॉडल ऑर्गेनिज्म को चूज़ करते हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल दूँ, मैंने डायबिटीज़ पे वर्क कर रखा है, मेरा रिसर्च वर्क जो है दैट इज़ ऑन डायबिटीज़, ठीक है। तो हम लोगों को डायबिटीज़ पे जो भी हम रिसर्च वर्क करते हैं तो मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या लेते हैं, हम वहाँ पे माइस लेते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको जैसे एक बजट असाइन हुआ तो मेरा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है मुझे उस बजट में मिल जाए, मुझे जो स्पेस असाइन हुआ है वो उस स्पेस में प्रॉपरली क्या कर पाए, रह पाए, अपना लाइफ स्टाइल वहाँ पे वो क्या कर पाए, परफॉर्म कर पाए। देन उसका ब्रीडिंग टाइम बेटा इतना लंबा ना हो कि मैं अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर नहीं पाऊँ प्रॉपर तरीके से, मेरा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या ना हो पाए, परफॉर्म नहीं हो पाए। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें कैसा चाहिए होता है मॉडल ऑर्गेनिज्म, मॉडल ऑर्गेनिज्म शुड बी हेल्दी। कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। सपोज़ आपने जून तक का टारगेट ले रखा है अपना काम परफॉर्म करने के लिए, अब ब्रीडिंग टाइम बहुत लंबा है, 3 से 4 महीने का है, तो आपके 4 to 3 मंथ आपको नए हेल्दी एनिमल्स को ब्रीड कराने में ही निकल जाएंगे। तो वो एक तरीके से क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो वेस्ट ऑफ टाइम पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, कुछ कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म का होता भी है, लेकिन अगर आपको अपने रिजल्ट्स की नीड जल्दी है तो आप वो मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ करोगे जिसका ब्रीडिंग टाइम क्या हो बेटा, थोड़ा सा कम हो, ठीक है। जितना स्पेस आपको लेबोरेटरी में दिया है आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म उतने ही स्पेस में क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, वो उतना ही स्पेस उसके लिए सफाइस हो। देन कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप कॉस्ट अपनी मॉडल ऑर्गेनिज्म पे ज़्यादा एक्सपेंड कर देंगे तो फिर अगेन आपको एक्सपेरिमेंट केवल मॉडल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे तो हो नहीं जाएगा, आपको केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, आपको डेटा एनालिसिस करवाने के लिए अगेन रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में हों तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन की जो यहाँ पे बात की जा रही है, दैट मीन्स मॉडल ऑर्गेनिज्म हमारा ऐसा हो जो हमारे कॉस्ट, स्पेस, हैंडलिंग, ब्रीडिंग, इन सब क्राइटेरिया को क्या कर ले, ईजिली पास ऑन कर ले जब हम एक्सपेरिमेंट का सेटअप कर रहे हैं। नेक्स्ट हिस्टोरिकल कंसिडरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल कंसिडरेशन। दैट मीन्स कि आपने जो भी मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ किया है उस पर पहले से पास्ट में कुछ काम हो रखा है। अगर हो रखा है तो ये मान लीजिए बेटा दिस इज़ दी वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट सेटअप करने जाते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले मॉडल ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें देन हम एक्सपेरिमेंट सेटअप करें। अगर आपके पास ऑलरेडी उस मॉडल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रीवियसली डेटा होगा तो आप क्या कर पाओगे, प्रीवियसली डेटा समझ रहे हैं, आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे कि उसका नेचर कैसा है, मतलब लाइफ उसकी कैसी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी उस पर हो चुकी हैं, कौन से टूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जिनकी मदद से आप अपने मॉडल ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हो, ईजिली हैंडल कर सकते हो। तो हिस्टोरिकल कंसिडरेशन, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, बायोलॉजिकल कंसिडरेशन,
दीज आर द 3 कंसिडरेशन जिसके बेसिस पे हम अपने क्या करते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं. वन मोर कंसिडरेशन इज लेफ्ट. ठीक है, तो वो जो हमारा लेफ्ट कंसिडरेशन है वो क्या है बेटा, दैट इज़ द जेनेटिक कंसिडरेशन. हम जेनेटिक्स भी देखते हैं कि जिस भी जीन पे आप काम करना चाह रहे हो क्या वैसा जीन उस मॉडल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट भी है कि नहीं है ना. तो ये इन चीज़ों को एक्चुअल में जेनेटिक कंसिडरेशन जनरली प्लांट के केस में देखा जाता है. ठीक है, कि ऐसी चीज़ें उससे सिमिलैरिटी जीन आपको मिल भी रहा है उस मॉडल ऑर्गेनिज्म के जीनोम में कि नहीं मिल रहा है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारा, researcher choose the model organism the best allow them to take particular kind of approach. ये लाइन मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इसलिए लिख दी है कि आपको पता हो कि अप्रोच क्या होती है, किसी भी रिसर्चर की अप्रोच क्या होगी मॉडल ऑर्गेनिज्म को चूज़ करने के लिए. ठीक है, तो देयर आर दी 3 अप्रोचेस फॉर ऑब्जर्विंग डेवलपमेंटल एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस. इफ़ यू आर रिसर्चर, आपको डेवलपमेंटल और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस को क्या करना है, स्टडी करना है. तो आप ये देखोगे कि आपका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उसका एग साइज़ कैसा हो, लार्ज हो. अगेन डेवलपमेंटल प्रोसीजर की बात आई है, डेवलपमेंटल प्रोसीजर अगेन एग साइज़. एम्ब्रियो अगेन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, तो एग साइज़ लार्ज है, अगेन उसका एम्ब्रियो कैसा हो, एक्सेसिबल एम्ब्रियो हो. ठीक है, और डेवलपमेंट टाइम अगेन बेटा मैंने क्या कहा कि डेवलपमेंट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट टाइम शॉर्ट हो. ठीक है, ताकि आप जल्दी अपना डेटा ले पाएँ और उसकी एनालिसिस क्या कर पाएँ, स्टार्ट कर पाएँ. ये चीज़ें तो हो गई बेटा. देन ईजी हो टू कीप इन दी लैब में रखने में वो कैसा हो, ईजी हो. सपोज अगर आपको एलिफेंट को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म बना दिया जाए, एलिफेंट को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म बना दिया जाए, तो अपने आप से आप क्वेश्चन करके देखिए क्या एलिफेंट एक ईजी मॉडल ऑर्गेनिज्म होगा. नो, वो सारे क्राइटेरिया को फेल कर रहा है. उसका डेवलपमेंटल टाइम जो है दैट इज़ दी वेरी लार्ज एंड एम्ब्रियो साइज वेरी लार्ज. इनसाइड द डेवलपमेंट मदर की बॉडी में डेवलपमेंट होता है. तो ये सारे क्राइटेरिया यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं बेटा, फेल हो जा रहे हैं इन द केस ऑफ एलिफेंट. दैट्स वाई हम ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ करते हैं जो इन सारे क्राइटेरिया को पास करे और हम अपने एक्सपेरिमेंट को ईजिली परफॉर्म कर पाएँ. ठीक, नेक्स्ट है फॉर मैनिपुलेटिंग एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी. ठीक है, लार्ज अगेन यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाता है आपका, चिक एंड फ्रॉग. चिक एंड फ्रॉग को हम यूज़ करके जनरली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. ठीक है, लार्ज एक्सेसिबल एम्ब्रियो, अगर आप पर्टिकुलरली सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो पे स्टडी करना चाह रहे हो तो एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए. यहाँ पे आप बेटा डेवलपमेंटल फेज़ पे भी स्टडी कर रहे थे इसलिए एग की बात की गई थी. समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस. यहाँ पे लेकिन केवल हम एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए, ईजी टू हैंडल, रोबस्ट एम्ब्रियो होना चाहिए. ऐसा ना हो कि एम्ब्रियो बहुत वीक हो, आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और आपका एक्सपेरिमेंट इनिशियल फेज़ से फाइनल फेज़ तक पहुंच ही नहीं पाया और तब तक बीच में आपका एम्ब्रियो क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी. ठीक है, या एम्ब्रियो कैसा क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. ठीक है, तो आपने बेटा समझ लीजिएगा जितनी मेहनत की है वो पूरी की पूरी मेहनत क्या हो जाएगी आपकी, फेल हो जाएगी. ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि एम्ब्रियो कैसा होना चाहिए, हमारा रोबस्ट होना चाहिए. ठीक है, रोबस्ट हो, देन मैनिपुलेशन ईजी हो उस एम्ब्रियो में. अगर आप किसी पर्टिकुलर जीन पे मैनिपुलेशन करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट तो वो क्या हो, ईजी हो. ठीक है, एंड देन हम उसे ग्रो करा सकें किस में, कल्चर प्लेट्स पे, हमारी कल्चर प्लेट्स पे वो ग्रो करने में कैपेबल हो. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे चॉइस क्या हो जाती है बेटा, फ्रॉग एंड चिकन. ठीक है, हम अगेन यहाँ पे चॉइस क्या हो जाती है हमारी, फ्रॉग एंड चिकन. ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया की. नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा जेनेटिक्स पे. बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया.
easy of breeding in a laboratory, short generation interval time from fertilization to sexual maturity, simple or small genome, and is observing embryo to see mutant effect. जो हमारा बेटा जिनोमिक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक क्राइटेरिया देखा जाता है दैट इज़ द शॉर्ट जनरेशन टाइम, कि आपका जायगॉट बना, जायगॉट से वो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक एक बहुत कम टाइम लेके पहुंच जाए, जितना कम वो टाइम लेगा, क्योंकि बेटा अगर ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आप सोच रहे हैं कि जेनेटिक्स, जीन के बारे में पढ़ने में, जीन के बारे में कुछ डेटा निकालने में इट सेल्फ हमें बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोगों को नॉलेज हो तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को, कब से चल रहा है और अभी तक चल रहा है ना, अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ना कि जीन हमारा इट सेल्फ कितना कॉम्प्लेक्स है, और अगर हमारी ये डेवलपमेंटल फेज़ कॉम्प्लेक्स होगी, टाइम टेकिंग होगी, तो एक्सपेरिमेंट का टाइम कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से जब भी डेवलपमेंटल जेनेटिक्स की बात की जाती है तो ऐसा मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज़ किया जाता है जिसका फर्टिलाइजेशन टू सेक्सुअल मैच्योरिटी का टाइम क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, जीनोम क्या हो, सिंपल हो और ऑब्ज़र्व करने में ईज़ली ऑब्जर्वेबल हो, और देन आफ्टर द ऑब्जर्वेशन जेनेटिक या आफ्टर द एक्सपेरिमेंटेशन जो भी जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पे, जैसे एक मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर आपको समझाऊँ कि आपका ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियो, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, आपको देन रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट में आपने जो भी म्यूटेशन किया है वो म्यूटेंट इफ़ेक्ट हमें क्या हो, आगे आने वाली जनरेशन में वो हमें देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेनी में हमें वो म्यूटेंट इफ़ेक्ट देखने को मिले। तो इस तरीके का मॉडल ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो यहाँ पे ये एक चार्ट जैसा है जिसमें मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में, जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म, आपका एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑर्गेनिज्म एंड जीनोमिक मॉडल ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको लिया जाता है जर्नली, यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में दिखाया गया है। ड्रोसोफिला, सी एलियंस, ईस्ट, फ्रॉग, यहाँ पे चिकन की इमेज नहीं है बेटा, चिकन की, ठीक है, जेब्राफिश, मस्कुलस, ये आपकी क्या है, एक्सपेरिमेंट हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। तो जेनेटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए, गुड कैंडिडेट फॉर दी जेनेटिक एनालिसिस। हम जेनेटिक की एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो गुड कैंडिडेट होना चाहिए जेनेटिक एनालिसिस के लिए। हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए एक्सपेरिमेंटल मॉडल चाह रहे हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का वो गुड कैंडिडेट होना चाहिए। जीनोमिक रिसर्च के लिए गुड कैंडिडेट होना चाहिए। जीनोमिक रिसर्च की बात इटसेल्फ हम अलग से करेंगे। ठीक है, जब हम पूरे जीनोम को टारगेट करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में तो वो क्या हो जाती है हमारी जीनोमिक रिसर्च। लार्ज नंबर में ब्रीडिंग होनी चाहिए इनकी। हैव अ शॉर्ट जनरेशन टाइम कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और सेवरल जनरेशन को ये फॉलो कर पाएँ। जेनेटिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पेरेंटल जनरेशन से F1, F2, F3, F4 इस तरीके का क्राइटेरिया हमें देखने को मिले। ठीक है, रोबस्ट एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हो ये, जिन्हें ईजिली मैनिपुलेट और स्टडी किया जा सके। इनका जीनोम मैनेज करने में इजी हो, स्मॉल जीनोम हो, और लिमिटेड नंबर ऑफ रिपीट्स हो। आपको पता है कि हमारे जीन्स में हमारे जीनोम में रिपीट्स देखे जाते हैं, तो वो कैसा हो, लिमिटेड नंबर ऑफ रिपीट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीनोम इज़ दी सिमिलर टू ह्यूमन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीनोमिक मॉडल ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं बेटा, उनका मेन पर्पस ये होता है कि उनका जो जीनोम है वो ह्यूमन के जीनोम के सिमिलर हो, ताकि ह्यूमन में जो जेनेटिक डिसीज़ हैं उन्हें क्या किया जा सके,
ईज़िली ओवरकम किया जा सके। आप पढ़ते भी होंगे कि कैंसर, अल्ज़ाइमर, पार्किंसन, CFTR, ये जितनी भी आपकी डिज़ीज़ हैं इन सब पे रिसर्च कब चल रही है और चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों में ये क्या करें, हमें पूरी तरीके से हेल्प करने में केपेबल हो। दिस इज़ ऑल अबाउट दी मॉडल ऑर्गेनिज्म। ये आपका पूरा का पूरा मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में था। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, अगर एक क्विक रिवीजन ले लें कि हमारा मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, नीड क्या है उसकी, दैट मीन्स वाई, क्यों ज़रूरी है वो, और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके सिलेक्शन का। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने इस पार्ट में समझी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है हमारे, ये आपका फ्रूट फ्लाई, ईस्ट, आपका सी एलिगेन, फ्रॉग, जेब्राफिश, मस्कुलर, एंड यहाँ पे अभी मिसिंग है आपके प्लांट का बेटा, प्लांट मॉडल ऑर्गेनिज्म मिसिंग है, कि इनमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि इन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म के लिए चूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन मॉडल ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। और अगर आप कुछ टॉपिक है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं बेटा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये टॉपिक है, आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। ठीक है, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आगे आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुंच जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे ये दोनों पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इसके कुछ MCQs आपको दूंगी, जिससे आप अपने नॉलेज को क्या कर पाएँ, ब्रश अप कर पाएँ। और एक चीज़ बेटा याद रखिएगा कि ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, तो जब तक आप इन्हें अपने आप से नहीं पढ़ेंगे, आपकी बुक उठा के और सोर्सेस के थ्रू, तब तक ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएंगी। ये आपके हेल्प के लिए है, एंड देन आपको खुद में भी क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, ताकि जो भी टॉपिक आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ आप उसमें पूरी तरीके से क्या हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, या फिर एक अच्छी नॉलेज उसकी ले लें। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखते हैं कि आपने इन टॉपिक्स पे अपनी कितनी नॉलेज को कितना ब्रश अप किया है। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।